हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका यह प्रश्न जो है वो भी आपका बहुविकल्पीय है और आगे के प्रश्न जो है आपको एक शब्द में उनका उत्तर देना है। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। यानी जो ऐसी युक्ति, ऐसा डिवाइस जिससे विद्युत धारा या जो है करंट जो है बनता है या जिससे उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया है। साथ ही साथ यहाँ आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का भी प्रश्न है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का भी प्रश्न। अब यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है जनित्र यानी जनरेटर, जनित्र यानी जनरेटर। दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है अमीटर, चौथा है मोटर। क्या क्या है ऑप्शन? पहला है जनित्र यानी जनरेटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है अमीटर और चौथा है मोटर। अब यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिससे हम माइन्यूट करंट को डिटेक्ट करते हैं। किसे डिटेक्ट करते हैं? माइन्यूट करंट। यानी आपके सर्किट में धारा है या नहीं, इसको हम किससे मेजर करते हैं? गैल्वेनोमीटर से। और इससे हम कम मात्रा की जो धारा होती है उसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर के माध्यम से आप धारा को मेजर करते हैं, यानी जो ज्यादा क्वांटिटी या जिसका मान ज्यादा होता है ऐसी धाराओं को। मोटर जो है आपकी जो है क्या होती है? बेसिकली मोटर एक जो है ऐसी युक्ति है जो जिसपे हम जब विद्युत धारा देते हैं तो वो मूव करती है, गति करती है और जो है मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड। ए ऑप्शन है आपका जनित्र यानी जनरेटर। तो जनरेटर का क्या कार्य होता है? जनरेटर का जो कार्य है वह यह है कि यह विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। यानी करंट को जनरेट करने के लिए हम जनित्र या जनरेटर का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे यही पूछा है कि विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा के को जो है उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनरेटर या जनित्र कहते हैं। तो आपका जो आंसर है वो ए है, जनित्र यानी जनरेटर। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपका एक शब्द में या वन वर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको एक वर्ड में आंसर दे। तो पहला प्रश्न है, कौन सा दर्पण वस्तु का सदैव छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? क्या कहा है? छोटा तथा आभासी, डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज कौन सा दर्पण बनाता है? दर्पणों की बात की जाए, 3 प्रकार के दर्पण होते हैं हमारे पास। पहला है आपका प्लेन मिरर, दूसरा है आपका जो है आपके बाकी दो क्या है? कर्व मिरर है। ठीक है, तो पहला आपका प्लेन मिरर है, दूसरा है आपका कॉनकेव मिरर और आपका कॉन्वेक्स मिरर। पहला है प्लेन मिरर, दूसरा है कॉनकेव, तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये आपके 3 तरीके के या 3 प्रकार के आपके दर्पण। सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर जो होता है, इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब। आभासी, सीधा और कैसा? वस्तु के आकार का, यानी बिंब के आकार का या समान आकार का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की।
तो अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के माध्यम से कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है? पहला है वास्तविक और उल्टा और बड़ा, और कुछ कंडीशन में क्या होता है, इसके द्वारा आभासी भी बनाया जाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है, और जो कि आपका सीधा प्रतिबिंब होता है और बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी तथा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, 3 प्रकार के आपके प्रतिबिंब हैं। और पहला जो प्लेन मिरर है इसमें आभासी, सीधा और समान आकार का, कॉनकेव में उल्टा, वास्तविक बड़ा, और एक केस में क्या होता है जब आप फोकस और जो है पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है सीधा, आभासी और बड़ा बनता है, वरना उल्टा, वास्तविक और बड़ा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की बात करें, इसके द्वारा हमेशा आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे पूछा है कि हमेशा जो है सीधा और छोटा प्रतिबिंब कौन सा बनाता है दर्पण, तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब हमेशा जो है आपका उत्तल दर्पण बनाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, तो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के उपयोग बताइए, यानी यहाँ पे आपको जो कॉन्केव मिरर होता है उसके उपयोग बताइए। तो यहाँ पे क्या बताना है आपको कि कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग अनेकों जगह होता है, आपने इसके बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं कि कहाँ कहाँ इसका होता है उपयोग। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसका उपयोग टॉर्च में, ठीक है, रिफ्लेक्टर के तौर पर होता है, परावर्तक के तौर पर, परावर्तक के रूप में। टॉर्च में आपकी जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उनमें इसका उपयोग कैसा होता है, परावर्तक के रूप में। टॉर्च और जो आपकी हेडलाइट्स होती हैं उसमें इसका उपयोग परावर्तक के रूप में होता है। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है आप ये जानते हैं कि मान लीजिए आपको कॉन्केव मिरर है, इसके हमने फोकस में क्या रख दिया, एक वस्तु रख दी, या यहाँ पे अगर हम इसके फोकस पे एक बल्ब लगा देते हैं तो सारी किरणें यहाँ पे इस तरीके से पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, सारी समानांतर हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग बीम के तौर पे आगे निकल। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज टॉर्च में, सर्च लाइट्स में और जो आपकी गाड़ियों की हेडलाइट्स होती है उसमें किया जाता है। ठीक है, फोकस में बल्ब को रख के, ठीक है, तो बीम जो आती है हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीम हमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिससे आप चीजों को देख पाते, वस्तुओं को देख पाते। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है दूसरा मेकअप मिरर, मेकअप मिरर, मेकअप दर्पण या शेविंग दर्पण के रूप में, शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, हम ये जानते हैं कि जब भी हम कॉन्केव मिरर के फोकस और पोल के बीच में हम कहीं वस्तु रखते हैं तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आभासी और बड़ा है। ठीक है, तो क्या होता है, कि जो आपके शेविंग या मेकअप मिरर होता है यहाँ पर भी हम दर्पण के सामने अपने फेस को रखते हैं तो हमारा जो चेहरा होता है उसकी जो अलग अलग भाग है वो काफी बड़े दिखाई देते।
जिससे मेकअप करना और शेविंग करना काफी आसान हो जाता है। यही कारण है इसका उपयोग अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर के तौर पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? टॉर्च हेडलाइट्स में, ठीक है, टॉर्च हेडलाइट्स में, मेकअप में, शेविंग में, और इसका उपयोग डेंटिस्ट करते हैं किसमें? दांतों को चेक करने, ठीक है, कौन करते हैं इसका उपयोग? डेंटिस्ट, ठीक है। तो डेंटिस्ट इसका उपयोग करते हैं ताकि वो यहाँ देख पाए कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो किसके माध्यम से देखते हैं? आपके अवतल दर्पण के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में किया जाता है, मेकअप दर्पण और सेविंग दर्पण के रूप में, और डेंटिस्ट के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दो विलयनों के अपवर्तनांक 1.36 और 1.54 है, ठीक है। कौन अधिक सघन हो? क्या कहा है? दो विलेन है, उनके अपवर्तनांक आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा अभी जो है ज्यादा सघन हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका ज्यादा है? 1.54 का, ठीक है। और अगर हम 1.36 की बात करें तो इसकी वैल्यू कम है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वही विलयन क्या होगा? सघन होगा। तो इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो ये आपका जो है विरल है, यानी यह विलयन विरल है, और यह वाला क्या है? ये वाला कौन सा है? सघन। तो सघन कौन सा है? 1.54 वाला। तो आप लिखेंगे अपवर्तनांक 1.54 वाला विलयन अधिक सघन है, ठीक है। तो कौन सा है? 1.54 वाला ज्यादा सघन, ठीक है। इसे नोट करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? यानी आपसे पूछा है कि 1 से कम आवर्धन किस लेंस का होता है। हमारे पास दो प्रकार के लेंस है, एक है आपका अवतल लेंस और दूसरा है आपका उत्तल लेंस। अवतल और उत्तल लेंस। अब यहाँ पर क्या कहा है? किसका हमेशा 1 से कम होता है आवर्धन, ठीक है। उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस के द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा बनता है, यानी इसका जो आवर्धन होगा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1। वहीं अगर हम अवतल की बात करें तो अवतल का क्या होगा? लेस देन, क्योंकि इसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा। तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। तो यह आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इसे नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। यानी आपको ये बताना है कि जो लेंस की क्षमता यानी पावर होती है इसका मात्रक क्या होता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है इसका मात्रक क्या होता है? इसको आप किसमें डिफाइन करते हैं? डायप्टर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या है? डायप्टर। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? P इक्वल्स टू 1/f, और f किसमें? मीटर। और यहाँ पे P क्या है? पावर यानी क्षमता, F क्या है? फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। क्या है आंसर आपका? डायप्टर यानी D। नोट करें। छठा प्रश्न है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं क्रमशः P1 तथा P2 है। क्या कहा गया है कि जो लेंस है दो जो है क्रमशः रखे गए हैं, संपर्क में रखे गए हैं, दोनों की पावर P1 और P2 है,
संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी टोटल जो लेंस होगा इसकी क्षमता क्या होगी, ये आपसे पूछा। क्या कहा है, दो लेंस है, दोनों आपस में क्या है, जुड़े। तो यहाँ पे जब हम लेंस की संयुक्त क्षमता की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट आपकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे P बराबर P1 प्लस P2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षमता क्या होगी यहाँ पे कॉम्बिनेशन की, P1 प्लस P। ठीक है, नोट करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, यानी जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है वहां पे हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि गाड़ियों की हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण की एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है कि अगर हम फोकस में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी जो रेज होती हैं वो पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हेडलाइट में हम जो है अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में करते हैं तो क्या होता है, आपका जो बल्ब है, जो आपका बल्ब है, मान लीजिए ये आपका दर्पण है और ये आपने बल्ब रख दिया फोकस, बल्ब से आने वाली किरणें इस तरीके से पड़ी, तो पड़ने के बाद क्या हो जाती है, ये समानांतर और एक स्ट्रॉन्ग बीम यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, जिससे जो है आगे जो भी वस्तु है, जो भी चीजें हैं वो अच्छे से आपको दिख पाती है एक स्ट्रॉन्ग बीम के माध्यम से। ठीक है, तो इसीलिए इसका उपयोग हम हेडलाइट्स में करते हैं। तो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, यानी क्या कहा क्या है कि जो समतल दर्पण या प्लेन मिरर होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आवर्धन कितना होता है, उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है। तो जो समतल दर्पण होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन होता है वो +1 होता है। तो आप लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन यानी m कितना होता है, +1 होता है। अब यहाँ पे हमने किसकी बात की है, समतल दर्पण की, आवर्धन +1 होता है, कैसे, मान लीजिए आप दर्पण के आगे खड़े हैं, समतल दर्पण के आगे खड़े हैं, तो समतल दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, उतनी ही दूरी पे जितनी दूरी पे आप आगे खड़े। अगर आप आगे जो है 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो दर्पण के पीछे भी आपका प्रतिबिंब 1 मीटर की दूरी पे बनता है। और अगर हम साइज की बात करें तो साइज सेम होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। मान लीजिए दोनों की ऊंचाई a है तो आपका क्या जाएगा, मैग्निफिकेशन 1 यानी +1। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है आपका क्या आता है, +1 आता है। इसलिए समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन +1 होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आप इसे नोट करें। अगला प्रश्न है, किसी लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, यानी जो लेंस होता है उसके लिए अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का क्या सूत्र है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा है, लेंस सूत्र पूछा है, बेसिकली लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर नहीं, लेंस फॉर्मूला पूछा है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। इसी प्रकार से अगर हम मिरर की बात करें, दर्पण की बात करें, तो उस केस में क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए है, मिरर के लिए, दर्पण के लिए, और ये है आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे और आपको इसका जो है ये जो फॉर्मूला है इसे ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बेस में आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे।
अब हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वहां वस्तु स्थित है। क्या कहा है? अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तु के ही आकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वह प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो आपसे पूछा है कि वस्तु को कहां पर रखा गया। तो जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो सिर्फ एक केस में आपका जो है प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हमें मिलता है, जो कि 2f की कंडीशन होती है। यानी जब भी 2f पर जो है, या अगर हम बात करें सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f आपका लेंस में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर रखने पर ही हमें जो प्रतिबिंब है वह उल्टा और आकार में समान प्रतिबिंब है। तो कहां पे रखा जाता है? वक्रता केंद्र। तो आप लिखेंगे वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी सी। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, और यह प्रश्न आपका 2016 और 17 में आया। क्या कहा है? उस दर्पण का आपको नाम बताना है जो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब है। तो हमारे पास 3 प्रकार के दर्पण है, आप जानते हैं। समतल दर्पण, यह जो प्रतिबिंब बनाता है वह सीधा तो बनाता है लेकिन वस्तु के आकार का होता है। दूसरा है आपका जो है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन छोटा बनता है, और हर केस में ये होता है। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। इस केस की बात की जाए तो मैक्सिमम केसेस में जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। ठीक है, और आवर्धित भी बनता है, ठीक, किसी में बराबर साइज का होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब हम जो है इस दर्पण के फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो हमें हमेशा सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब मिलता है। यानी अवतल दर्पण में ही हमें सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब मिलता है। तो यहाँ पे आपसे दर्पण का नाम पूछा गया है, तो आप अवतल दर्पण लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, जो है सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर अवतल दर्पण। ठीक है, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, गोली दर्पण के लिए वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस दूरियों के मध्य संबंध व्यक्त कीजिए। यानी आपको बताना है कि गोली दर्पण में वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और क्या है आपका फोकस दूरी, इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली दर्पण सूत्र लिखना। तो आप लिखेंगे गोली दर्पण से वस्तु की स्थिति को U से दर्शाया जाता है। बिंब की स्थिति को V से दर्शाया जाता है। तथा फोकस दूरी को F से दर्शाया
जाता है और इनके बीच में संबंध निम्न है। संबंध निम्नलिखित है। क्या संबंध है? ठीक है, यहाँ पे आपको दर्पण सूत्र लिखना है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, नोट करेंगे v प्लस 1 माइनस आपका लेंस में आता है, मिरर में बीच में प्लस। अब हम चलते हैं प्रश्न 13 की ओर। तो प्रश्न 13 क्या कहता है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी इसका जो एफ है उसका मान क्या दिया गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है। ठीक है, और यहाँ प्रश्न 2008, 16 और 22 में। तो सबसे पहले जो दिया गया है इसे नोट कर लेते हैं। आप लिखेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है, ऑफ द स्फेरिकल मिरर कितना है? 25। फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, तो फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, f इक्वल टू r/2। f निकालना है, r कितना है? 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आई है? 12.5। तो आप लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया। बेसिकली यहाँ पे आपके जो है ये प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स के प्रश्न है और 2 मार्क्स के भी कुछ प्रश्न है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।